So hello guys, let us begin with lecture number 4 of chemical kinetics. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने के एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन को देखा था, जहाँ पे हमने गैशियस रिएक्शंस लिए थे और गैशियस रिएक्शंस में हमने प्रेशर मेजरमेंट्स पढ़ी। आफ्टर दैट कुछ एक्वस रिएक्शंस लिए थे, जहाँ पर हमने टाइट्रेशन का यूज करते हुए के की वैल्यू डिटरमाइन की। बट एक बात ध्यान में ये हमने रखा है कि जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो ऑलरेडी गिवन है एंड दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हम मान के, क्योंकि हम बस तरीके सीखना चाहते हैं, हम कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल नहीं करना चाहते, हम तरीके सीखना चाहते हैं कि हाँ यार इस तरह से करके के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जा सकती है। और कैलकुलेशंस मुश्किल होंगे तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं कैलकुलेशन करने के लिए, कोई इंसान बैठ के कैलकुलेशन थोड़ी ना कर रहा होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन इज नेवर एन इशू, उससे कुछ नहीं होता। एक से एक खतरनाक से खतरनाक मैथमेटिकल इक्वेशन अगर बन रहे हैं, दे कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। बट मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो इक्वेशन को बनाए कैसे, उसके पीछे का क्या प्रोसेस है, तो हम वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं विथ मिनिमल कैलकुलेशंस। तो मैंने आपको टाइट्रेशन के H2O2 का डिकम्पोजिशन वाला केस सिखाया था। एक केस आपको मैंने NaOH के साथ सिखाया था एज अ टाइट्रेंट। NaOH हमने यूज किया था, बहुत फेमस केसेस हैं ये सब, स्टैंडर्ड आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे। आप नॉर्मली बुक्स देखोगे आपको यही केसेस मेंशन मिलेंगे, ठीक है। बट उसको समझने का तरीका जो है वो आप सीखिए यहाँ पर। दूसरा हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर किया था। अब एक आंख और ले लेते, ठीक है, एक आंख और ले लेते। लेट अस परफॉर्म द टाइट्रेशन यूजिंग I2। हाइपो का यूज करते हुए आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन का भी एक सवाल ले लेते हैं। सो लेट अस टेक केस 3। केस 3 बोलने का मतलब है ये क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूं, आप समझो कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सपोज I2 यहाँ पर है CH3CO CH2I प्लस CH2I प्लस HI, ये आपके पास रिएक्शन है और आपको यहाँ पर बताया गया है दिस इज टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड टाइम। तो टाइम इज 0 एंड T एंड इंफिनिटी। वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड V0, VT एंड V इंफिनिटी। ये वॉल्यूम है, जो हाइपो का वॉल्यूम यूज हो रहा है वो ये, ठीक है। सो दिस इज टाइम एंड वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड। अब यहाँ पर आपको ये बात बता दी गई है कि इसका इनिशियली जो अमाउंट प्रेजेंट है वो इसका B है, इसका A है, एंड यस वन मोर थिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट B इज ग्रेटर देन A, ये भी गिवन है। अब हमें K का कैलकुलेशन करना सीखना है कि हाउ टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ K। एक बात और बताऊं, अगर आपने आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन नहीं समझा है ठीक से तो ये आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा नहीं। डिटेल में देखना है तो आप रेडॉक्स टाइट्रेशन के मेरे लेक्चर्स देख लें, 2 लेक्चर्स हैं, उसमें पहले लेक्चर में इसको अच्छे से समझा दिया है। देखो बेटा, होता क्या है कि I2 को आप एक सुटेबल इंडिकेटर डाल के कर सकते हैं। आप चाहें तो स्टार्च डाल के कर सकते हैं। शुरू में स्टार्च डालेंगे तो I2 स्टार्च का ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स रहता है, and I2 being a very weak oxidizing agent, it still manages to oxidize hypo, that is sodium thiosulfate, Na2S2O3। तो Na2S2O3 को ये still manages to oxidize it further to S4O62 minus, along with I2 जो है वो I माइनस में कन्वर्ट होता है। अब I माइनस का जो है ना वो स्टार्च के साथ कोई लेना देना नहीं है, एंड देयरफॉर वो जो आपका ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स है, जैसे ही इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा वो ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स आपका डिसअपीयर हो जाएगा।
वो ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स डिसअपीयर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने आपको ये समझा दिया कि कैसे वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड की बात हो रही है। तो ये तुम्हारा टाइट्रेंट होगा, यहाँ पर ये टाइट्रेंट होगा, और ये तुम्हारा एनालाइट होगा वहां पर। और आपको ये भी देखो पता होना चाहिए कि जब आपने सैंपल लिया है उस रिएक्शन वेसल से, ऊपर वाले रिएक्शन वेसल से जब आपने सैंपल लिया है, तो हाइपो हो सकता है सबके साथ रिएक्ट कर जाए, हो सकता है किसी के साथ ना करे, और हो सकता है किसी एक के साथ करे, किसी दो के साथ करे। तो ये आपको देखो इनऑर्गेनिक की नॉलेज से आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार यहाँ तो हाइपो इसके साथ ही करेगा, ये पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, इतनी बेसिक नॉलेज। तो यहाँ पर आप जब I2 डालेंगे तो वो हाइपो, जब आप हाइपो डालेंगे तो वो I2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये बात एकदम श्योर शॉर्ट हमको पता है, बाकी और किसी के साथ हाइपो का कोई रिएक्शन नहीं है। चलिए, तो ऐसा करते हैं कि अब आते हैं अपनी इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करने में। पहले इसको थोड़ा सा और आगे सॉर्ट आउट करो। टाइम टी पर, टाइम इन्फिनिटी पर। टाइम टी पर ये थोड़ा खत्म होगा, a माइनस एक्स होगा, ये b माइनस एक्स होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। इन्फिनिटी पर क्या होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये कितना होगा, b माइनस ए होगा। इन्फिनिटी पर तो ऐसा ही होगा, वो b माइनस ए होगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, सिंपल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वही सेम कहानी इक्विवेलेंट्स के साथ इक्वेट करने वाली कहानी। तो देखो, जब टाइम जीरो था तुम्हारा तो हाइपो कितना यूज हुआ था, हाइपो यूज हुआ था V0। तो आयोडीन कितना था उस समय, बी अमाउंट में था ना आयोडीन, तो क्या लिखोगे, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0। अब देखो, ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, इसके पीछे का लॉजिक आपको मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था, मैं अभी फिर से एक बार बता रहा हूं। बच्चे इसको अंधों की तरह यूज करते हैं, देखे नहीं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप इसे अंधों की तरह यूज करते हो, तो मैं अगला एक ऐसा केस आपको बताऊंगा जहां पर श्योर शॉर्ट आपसे गलती होगी, पक्का गलती होगी। और जब इस तरह से 2-3 क्वेश्चन बना लेते हैं ना, उसके बाद फिर आता है असली चांस, आता है सिली एरर करने का, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपकी एकदम चरम सीमा पे रहती है, तो फिर आप गलती करने के चांसेस आपके बढ़ते हैं वहां पर। देखिए, अभी तो फिलहाल मैं b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 लिखूंगा, फिर b माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT लिखूंगा, और b माइनस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी भी लिखूंगा। इसमें अभी मैं समझा भी रहा हूं। और अल्टीमेट एम क्या है मेरा, k 1/t ln, ध्यान से समझो, ln एक्चुअली में यहां मुझे ना तो b से मतलब है, ना तो b माइनस एक्स से मतलब है, क्योंकि जो रेट लॉ इक्वेशन है वहां आपको बताया गया होगा ये बात कि इसकी जो रेट है वो एसीटोन पर डिपेंड करती है, एसीटोन पर डिपेंड करती है। तो व्हाट वी नीड इज द इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन ओनली। तो ये मुझे चाहिए LnCH3COOH इनिशियल अपॉन CH3, अरे यार CH3COH क्यों लिख रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिख रहा हूँ मैं, गलत। अभी मैं रात में 3:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी नींद की मुद्रा में हूँ, तो छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं। वैसे नहीं होंगी, आप निश्चिंत रहें, कॉन्सेप्चुअली कोई भी गलती नहीं होगी। वो तो नींद से उठ के भी कराएंगे, तो कॉन्सेप्चुअली आपको कहीं भी कोई गलती नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, हो सकता है कहीं प्लस माइनस छूट जाए, तो वो एक बार मैं फिर से देख के मैनेज करके बता दूंगा आपको। चलिए, तो यहाँ तक तो ठीक है यार, k इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, बट हमें ये मिलेगा कहाँ से, ये तो एक्चुअली में सर a अपॉन a माइनस एक्स है ना सर, ये तो a अपॉन a माइनस एक्स है। हाँ जी हाँ, हमें एक्चुअली में a अपॉन a माइनस एक्स को टारगेट करना है, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं है, वो रास्ता b से होकर ही गुजरेगा, तो इन्हीं इक्वेशन से होकर गुजरेगा वो रास्ता। अब मैं एक बार बस इसे थोड़ा जस्टिफाई कर दे रहा हूं। देखो, आपने जब हाइपो डाला है तो मैं बोल सकता हूं इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो हुआ होगा, हाइपो हुआ होगा।
इक्विवेलेंट पॉइंट पर। और जब आप I2 के इक्विवेलेंट की बात करते हो तो आप एक्चुअली में कंसंट्रेशन ऑफ I2 की बात करते हो। कंसंट्रेशन ऑफ I2 विच इज मोल्स ऑफ I2 अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ I2 अपॉन वॉल्यूम, है ना, मोल्स ऑफ I2 अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय, दैट इज ये मोलैरिटी है, मान लीजिए आप, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, तो ये आपको मिलेगा नॉर्मैलिटी। मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर, ये मिलेगा नॉर्मैलिटी। और इसमें जब आप वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलता है इक्विवेलेंट्स, तो तब आपको मिलता है I2 के इक्विवेलेंट्स। यहां पर भी यही करेंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, तो एक्चुअली आपको मोलैरिटी चाहिए हाइपो की, जो कि स्टैंडर्ड मोलैरिटी है, तो ये पता है हमको पहले से, इनटू वॉल्यूम चाहिए हाइपो का, वॉल्यूम ऑफ हाइपो यूज्ड इनटू n फैक्टर, क्योंकि ये n फैक्टर इनटू करोगे तो वही है नॉर्मैलिटी और वो, तो n फैक्टर। अब आप देखिए इसी इक्वेशन के बेसिस पे ये बना है, क्योंकि कंसंट्रेशन इज एक्चुअली व्हाट, concentration of I2, concentration of I2 is actually moles of I2 upon volume, तो moles of I2 upon volume ये एक्चुअली में यही है, moles of I2 upon volume। यहाँ जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम यहाँ भी होगा, ये भी बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपने सैंपल निकाला है, अब सैंपल है और यहाँ पर सैंपल की वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ पर, तो वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक्चुअली में ये टर्म हुआ है कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ मोल्स ऑफ I2 इंटू n फैक्टर है। अब n फैक्टर तो कांस्टेंट ही होगा, और यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ हाइपो, हाँ ये वैरी कर रहा है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। बहुत इजीली समझ आ रहा हो, n फैक्टर भी कांस्टेंट रहता है, ऑल्दो यहाँ पर n फैक्टर इसका S2O3 2 माइनस से ये जा रहा होता है S4O6 2 माइनस, तो ये 2 से 2.5 जा रहा है, तो 2 एटम जा रहे हैं, तो ये 1 होता है इसका n फैक्टर, उसका n फैक्टर 2 होता है। फर्क नहीं पड़ता हमें, हम तो प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर रहे हैं, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर रहे हैं तो वी कैन राइट, बिकॉज दीज आर कांस्टेंट, तो मोल्स ऑफ I2 दैट इज B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ हाइपो दैट इज V0। I have given you the concept behind this thing। और मैं बार बार आपको कहूंगा कि आप भले लिखते समय नॉर्मली अभी फिलहाल ऐसा लिख देंगे, बट इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूर है, ठीक है, ध्यान में इसको ज़रूर रखना है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा प्रोसेस के साथ अच्छे से समझ के फिर आगे बढ़ना है। सिर्फ ऐसा खटाखट क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी ना करा रहे हैं यार, है ना, अभी पढ़ते समय अच्छे से एनालिसिस करना है, फिर ये और ये कर लेंगे। अब आप इसमें नॉर्मली दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस, तो देखो बी बी कैंसिल होकर ए आ जाएगा, और इसी तरह से आप दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, तो a माइनस एक्स आपको मिल जाएगा। बहुत क्लियरली दिख रहा है, बेसिक सा मैथमेटिक्स है। तो मैं सीधे सीधे इस बात को यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ दैट दिस इज सपोज इक्वेशन 1, this is equation 2 and this is equation 3. When I do equation 1 minus equation 1 minus equation 3, what I am getting, equation 1 minus equation 3, I am getting b minus b plus a, that is a is directly proportional to v0 minus v infinity। बहुत easily समझ आ रहा है, a is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 माइनस V इंफिनिटी। अब दूसरी चीज क्या देखने को मिल रही है, देखो कि मैं जब दिस माइनस दिस करता हूं तो B माइनस एक्स माइनस बी प्लस ए, तो B B कैंसिल, A माइनस एक्स, तो इन दोनों को माइनस VT माइनस V इंफिनिटी, तो यहां पर लिखेंगे A माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V इंफिनिटी। And yes, these are the data that we have actually, and we know that actually हमारा जो aim था वो तो यही था। So यहाँ से K निकल जाएगा, K will be 1 by T into ln, और एसीटोन का इनिशियल कंसंट्रेशन A, although मोल्स ही है बट क्या कर रहा है, आपको तो रेशियो ही चाहिए, तो इट इज V0 माइनस V इंफिनिटी
अपॉन वी टी माइनस वी इन्फिनिटी। तो देखिए क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस, ऑप्शंस कुड बी लाइक दिस, और मैं फिर से बोल रहा हूं आप इसे रट नहीं सकते। नो नीड टू मेमोराइज, नो नीड टू मेमोराइज। ऐसे कितने रटोगे बेटा, अभी क्या बस 3 ही मेथड थोड़ी ना टाइट्रेशन से, वो और भी घुमा फिरा के कुछ दे देंगे, तब क्या करोगे। फॉर दैट रीजन आपको प्रोसेस को समझना होगा, और बहुत ही आराम से आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला केस लेते हैं, ठीक है, फिर इस केस पे सवाल भी करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट केस दिया हुआ है, इट इज सिंपली ए से बना है बी प्लस सी, एंड जो डेटा गिवन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वही चीज होती है। तो 0 और टी टाइम है, तो वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट यूज्ड। अब यहां पर देखो वही हाइपोथेटिकल बात करी गई है, ए बी सी कुछ होता है नहीं, तो रिएजेंट भी कुछ है नहीं, बस बता दिया गया है कि देखो यार कुछ रिएजेंट है। तो वॉल्यूम यूज्ड इज वी नॉट, एंड हियर द वॉल्यूम यूज्ड इज वी टी। तो यहाँ वॉल्यूम वी नॉट, यहाँ वॉल्यूम वी टी, ऐसे यूज हो रहा है। हो गया सर, बस इतना ही है? नहीं, एक चीज और यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए ना यार ये रिएजेंट रिएक्ट किसके साथ कर रहा है। अब ये कोई ऑब्वियसली समझ आ रहा है यार, ये हाइपोथेटिकल एबीसी है, हाइपोथेटिकल रिएजेंट है, तो रिएजेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये पता तो होना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ ए के साथ ही करेगा या सिर्फ बी के साथ करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर लिखा गया रिएजेंट रिएक्ट्स विथ ऑल A, B and C. Yes, reagent reacts with all A, B and C. अब आप यहां पर कोशिश करें खुद से पहले, है हाँ। तो आप में से ज्यादा बच्चों ने कुछ इस तरह का अप्रोच यहां पर फॉलो किया होगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, कि ये A है, फिर टाइम t के बाद ये A माइनस एक्स है, तो ये x है, ये x है, लेकिन ये 0 है, ये 0 है। तो सर यहाँ पर शुरुआत में तो A जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V नॉट के। और लेकिन सर टाइम t के बाद ना क्या हो रहा है, टाइम t के बाद ये इतना हो जा रहा है, ये इतना हो जा रहा है, ये इतना हो जा रहा है, और तीनों ही रिएक्ट कर रहे हैं। जब तीनों ही रिएक्ट करते हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तीनों के इक्विवेलेंट्स का सम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर बराबर होता है इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट टाइट्रेंट दैट यू आर यूजिंग, दैट रिएजेंट हियर। हाँ सर, होता है, बिल्कुल होता है, 2-3 बार बता चुके इस बात को। तो अगर आप वैसे ही देखेंगे ना, तो आप पाएंगे दैट A is directly proportional to V naught, और देखो मैं वही बता रहा हूँ, अभी ध्यान से समझे। और इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे सर A माइनस एक्स और x है, तो आप ऐसे लिखोगे A माइनस एक्स प्लस x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT। और ये जो अप्रोच है ना, यही अप्रोच को मैं कह रहा था कि ये गलती होती है। This is actually the wrong approach. Now you'll ask why? Because you have not considered the n factors out here. आपने n फैक्टर को कंसिडर ही नहीं किया है सर। तो n फैक्टर को कंसिडर नहीं किया तो क्या हो गया सर, पीछे भी तो नहीं कर रहे थे, वो तो सर प्रोपोर्शनैलिटी है ना सर, प्रोपोर्शनैलिटी है तो फिर n फैक्टर को क्यों कंसिडर करेंगे, n फैक्टर तो कांस्टेंट होगा ना रिएक्शन में। देखो बीच में प्लस का साइन आया हुआ है ना, बीच में प्लस का साइन आया हुआ है, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। सो क्या करा जाए, और मैं बता दूं, अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन होता भी तो अब आप इसका करते क्या। बात यही है, मान लो आपके पास ऐसा इक्वेशन है, तो आप लिखते A इज इक्वल टू के वी नॉट, मान लो कुछ कांस्टेंट कर देते, इधर आप क्या करते हैं माइनस एक्स और प्लस एक्स, तो ये बन रहा है A प्लस एक्स इज इक्वल्स टू के
VT, कुछ ऐसा। लेकिन अब बात वही है कि ठीक है, यहाँ पे ये k क्या है, आप बोल देते चलो उसका n फैक्टर है, आप बोल देते चलो उसका n फैक्टर है, लेकिन फिर लेफ्ट हैंड साइड के n फैक्टर्स का क्या हुआ? क्या वो n फैक्टर्स यहाँ सच में कैंसिल होंगे? जैसे पीछे हो जा रहे थे, क्या सच में यहाँ पर कैंसिल होंगे? चलो इसको थोड़ा इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखता हूँ, फिर देखते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस थिंग। तो मैं ऐसा बोलूंगा, शुरुआत में मेरे पास A है, सिर्फ A, और उसके A मोल्स हैं, फिर वही बात है, A मोल्स हैं। सो आई विल राइट A मोल्स मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम। अब सिंस ये मोल्स बाय वॉल्यूम मैं लिख दे रहा हूं, तो वही बात है, मोल्स बाय वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, concentration into volume will give you the number of moles multiplied by n factor will give you the number of equivalents, is equals to, अब इधर भी वही बात करेंगे, बट इसका मुझे क्या पता है, मुझे सीधे वॉल्यूम पता है रिएजेंट का, मुझे वॉल्यूम पता है, कंसंट्रेशन भी पता है क्योंकि स्टैंडर्ड टाइट्रेंट है वो, तो आई विल राइट हियर क्या था हमारा वॉल्यूम इसका, V नॉट इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट R लिख दे रहा हूँ, इंटू n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या है भाई, भगवान जाने, n फैक्टर भगवान जाने, n4 लिख दे रहा हूँ, ये A है तो इसको मैं n1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा मैंने लिखा। दिस इज द फर्स्ट केस। अब आप यहाँ पर, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि आप प्रोपोर्शनैलिटी लिख सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप इसे काट सकते हैं, आप लिख सकते हैं A इज प्रोपोर्शनल टू N4 भी जो है वो कांस्टेंट है, एंड R की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो A इज प्रोपोर्शनल टू V नॉट, ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, चलेगा। बट जब आप दूसरा रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे होगे, तो समझो मेरी बात को, वहां पर A का इक्विवेलेंट प्लस B का इक्विवेलेंट प्लस C का इक्विवेलेंट, तीनों के इक्विवेलेंट्स का सम जो होगा वो इक्वल आएगा किसके, वो इक्वल आएगा रिएजेंट के, वो इक्वल आएगा रिएजेंट के इक्विवेलेंट से। सो इट विल बी लाइक दिस ना, यहाँ मैं A इंटू N1 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, अब V काटने की जरूरत नहीं है बताने की। सो दिस इज A इंटू N1 प्लस, वैसे टाइम t की बात हो रही है बेटा, तो A नहीं बचा है, क्या हो गया है वो, A माइनस एक्स हो गया है, A माइनस एक्स N1 प्लस वो कितना हो गया था, x N2 प्लस x N3 इज इक्वल्स टू ये N4 इंटू V नॉट, अब V नॉट तो V t हो चुका है इंटू R। तो ये देखो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा इक्वेशन बना है, और आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस कि भाई आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको नहीं मिलने वाला, ये कटे वटेगा नहीं, तो जैसे पीछे हो जा रहा था वैसे यहाँ नहीं हो रहा है, तो क्या करें सर, रट लें इस केस को? मत रटो भाई, समझो मेरी बात को, सभी चीजों का रूट वही है, इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना, सभी का रूट वही है, इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना, रटो मत। तो अब क्या करें सर, अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत है, मैं भी कैलकुलेशन नहीं करा रहा आपको, प्रोसेस समझा रहा हूँ। ये इस इक्वेशन से आपको A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फाइंड A, ठीक है, आपको A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस इक्वेशन से, एंड आफ्टर दैट, क्योंकि और सभी कॉन्स्टेंट्स हैं देख सकते हैं, फिर उस A की वैल्यू को यहाँ डालने, बिकॉज देखो N1 N2 N3 ये दिया रहेगा, N1 N2 N3 ये दिया रहेगा, तो उसको आप इधर डाल के फिर x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, किस तरह से करेंगे, मैं एक क्वेश्चन इस पे कराता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ये क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली एकदम आने लायक क्वेश्चन है, और कैलकुलेशन ऐसा कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं करना होता इसमें। तो चलो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको करते हैं ट्राई। सो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ उसी तरह का सिचुएशन है जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया है, जैसा केस डिस्कस किया है, कुछ उसी तरह का सिचुएशन। तो यहाँ पर आपके पास A B C आपके रिएक्टिंग स्पीसीज हैं,
एंड जो रिएजेंट है, जो हम टाइट्रेंट जिसको अभी तक बोलते आ रहे थे, वो तीनों के साथ रिएक्ट करता है और n फैक्टर्स जो है उनका रेशियो दिया हुआ है। अब इसको आपको इस तरह से समझना होगा कि जो रिएजेंट है वो तो एक सेम तरह से रिएक्ट कर रहा होगा, ऐसा मानना पड़ेगा हमको। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि अगर रिएजेंट का n फैक्टर 1 है तो A का n फैक्टर 1 है, रिएजेंट का n फैक्टर 1 है तो B का n फैक्टर 2 है, रिएजेंट का n फैक्टर 1 है तो C का n फैक्टर 3 है जब भी वो रिएक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन से ही समझ में आना चाहिए। एंड नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। तो देखो टाइम, यहाँ पर टाइम 0 का कोई डेटा हमारे पास नहीं है, हमारे पास टाइम t का डेटा है एंड टाइम इंफिनिटी का डेटा है। सो लेट्स ट्राई सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक चीज A से B से C, तो टाइम t के बाद शुरू में मानो ये A था, फिर ये A माइनस एक्स हुआ, फिर ये x हुआ, ये x हुआ, फिर इंफिनिटी पर ये 0 हुआ, ये A हुआ, ये A हुआ, इंफिनिटी हुआ, ये 0 A, ठीक है। अब यहां पर आप अगर देखना चाहते हैं रिलेशन, तो आप इस वाले पोर्शन को पहले पकड़िए। तो इक्विवेलेंस ऑफ B प्लस इक्विवेलेंट ऑफ C इज इक्वल्स टू द इक्विवेलेंस ऑफ रिएजेंट, और वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट यूज्ड इस समय पे क्या है, V3 है। बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। तो व्हाट यू विल गेट इज 2A क्योंकि n फैक्टर, देन 3A n फैक्टर इज प्रोपोर्शनल टू V3। तो यहां से आपको मिलेगा कि A इज प्रोपोर्शनल टू V3 बाय 5। एक एक्सप्रेशन यहां से मिल गया, इसको यूज करोगे आगे। दूसरी चीज यहां से देखिए, आसान है। देखो अब क्वेश्चन का कुछ रह नहीं गया, उसको n फैक्टर वाला लॉजिक था, वो अगर बता दिया गया तो फिर ज्यादा कुछ रह नहीं गया इसमें। अब यहाँ पर V2 अमाउंट उसका यूज हो रहा है, तो n फैक्टर्स के हिसाब से A माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 3 इज प्रोपोर्शनल टू V2 वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो V2 let it be directly proportional to V2 because n फैक्टर उसका जो है वो रेशियो दे दिया हुआ है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 3 है, वैसे ये 1 है तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है respectively. That's it. Very simple mathematics. And now you just replace this A from V3 by 5 and then find the value of A and X. तो आप ये पाओगे, यहां से आपको ये मिल रहा है that A plus 4x A plus 4x is directly proportional to V2, यहां से ये मिल रहा है। एंड देन A की जगह पे आपने डाला V3 by 5 plus 4x is directly proportional to V2, and from here you will get x is directly proportional to 1 by 4 V2 minus V3 by 5, ये मिलेगा। एंड सिमिलरली आप फिर a माइनस एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो a माइनस एक्स यू विल गेट एज 5 टाइम्स ऑफ V3 माइनस V2 बाय 20। तो ये जो टाइम पास है आप ये कर लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन वाला काम। एंड फाइनली मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ बिकॉज फाइनली वी नीड a अपॉन a माइनस एक्स टू गेट k। तो k इज 1 बाई t ln 4V3 बाय 5V3 minus V2. So this is the final value of k that you have. ठीक है, k की ये फाइनल वैल्यू। तो ये रहा टाइट्रेशन वाला पोर्शन, ये खत्म होता हुआ। एंड नाउ वी विल प्रोसीड विद द थर्ड पार्ट, the third experimental technique using which we can find k of a reaction, and that is by measuring optical rotation. अब देखो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन का असली फील है, ये आपको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाते वक्त देते हैं कि यार ऑप्टिकल रोटेशन क्या है, क्या होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है कायरल कार्बन, कोई कब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कौन कब नहीं होता है, ये सब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। अभी पहले अगर मैं ऑप्टिकल रोटेशन की बात करूं
तो बस एक ऊपर ऊपर से आपको चीजें बता दी जाएंगी, और वैसे भी केमिकल काइनेटिक्स का ये पोर्शन नहीं है कि आपको कायरलिटी पढ़ाई जाए, ये पोर्शन यहाँ का नहीं है। यहाँ बस आपको ये बता दिया जाएगा कि यार हाँ ऑप्टिकल रोटेशन ये होता है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चे ऑर्गेनिक में इतना पढ़े होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो उनको केमिकल काइनेटिक्स में उससे कोई ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं। यहाँ जो है वो ट्रैक अलग है, वहाँ अलग ट्रैक में आप चीज़ों को देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि यार ऑप्टिकल रोटेशन है क्या। तो समझो एक डिवाइस होता है जिससे हम ऑप्टिकल रोटेशन मेजर करते हैं, ठीक है। एंड कुछ इस तरह से क्या बोला जाता है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, इधर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, ऐसा बोला जाता है। इसकी डिटेलिंग बहुत ही सुंदर है। इसका जो उसके पीछे जो स्टोरी है, लुइस पास्चर ने ये फिनोमेना डिस्कवर किया था, ये रोटेशन का एक्चुअल मतलब क्या है वो ऑर्गेनिक में हम अच्छे से पढ़ते हैं। फिलहाल आप ये समझिए वो रोटेट कर रहा है लाइट को। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है तो उसको डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऐसी लाइट जिसके वाइब्रेशन एक ही मतलब एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं लाइट पार्टिकल्स के, लाइक दिस। तो ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है, ये आपका सैंपल है, सैंपल है, और इस सैंपल में आपने उस सॉल्यूशन को रखा हुआ है या फिर वो प्योर सॉल्वेंट को रखा हुआ है, जिस भी चीज़ की आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी। फिर यहाँ एक एनालाइजर लगा हुआ रहता है, और फिर इसके रोटेशन से इसको हमने कितना डिग्री घुमाया है टू ऑब्जर्व द लाइट कमिंग, उससे समझ में आता है कि क्या ऑप्टिकल रोटेशन है। तो ऑप्टिकल रोटेशन जो है कुछ इस तरह से पता चलती है। अब देखो, अगर आपका मॉलिक्यूल, मैं बस फंडामेंटल थोड़ा सा बता दे रहा हूं, अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होगी, स्पेसिफिक रोटेशन होगी, अल्फा से डिनोट कर देता हूं उसको मैं, वो 0 डिग्री होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता, ऐसा मान के चलो, वो रोटेट नहीं करता। सर स्पेसिफिक रोटेशन क्यों लिख रहे हो? देखो, क्योंकि ये सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उस पर उसकी ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर ऑप्टिकल रोटेशन डिपेंड करती है। तो स्पेसिफिक रोटेशन मतलब वही फिर एक स्टैंडर्ड टाइप की चीज, जहां पर हम ये मानते हैं कि 1 मोलर सॉल्यूशन का क्या ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन हम फिक्स कर रहे हैं, 1 मोलर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, कुछ इस तरह से बात हो रही है। तो दिस इज एक्चुअली द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ, दिस इज ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन की ऑप्टिकल रोटेशन है ये, ठीक है। तो स्पेसिफिक रोटेशन, अब अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका अल्फा या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव तब लेते हैं जब वो क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है प्लेन पोलराइज लाइट का, और नेगेटिव तब लेते हैं जब वो प्लेन पोलराइज लाइट का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है। इतनी छोटी छोटी बातें बस आप काइनेटिक्स के लिए जान लीजिए। तो अगर सर यहाँ पर 2-3 चीजों का मिक्सचर हुआ तब क्या होगा? तब हम जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो इस तरह से निकालेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा डोमिनेट कर रही है। यानी कि सपोज करो किसी का ऑप्टिकल रोटेशन +50 है, किसी का ऑप्टिकल रोटेशन -30 है, तो जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन आएगा वो सिंपली +20 डिग्री का आएगा, मतलब सोल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी बिहेव करेगा। जो पॉजिटिव रोटेशन के साथ होते हैं उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है, जो नेगेटिव होते हैं उनको लीवो रोटेटरी बोला जाता है। तो इतनी छोटी छोटी बातें आप समझ लीजिए, और इसको मेजर करने का एक्सपेरिमेंटल तरीका है हमारे पास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वी कैन से इज कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है
वो किस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है? पहली चीज कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और इस पे हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें अल्टीमेटली A/A-x ही तो चाहिए। तो कंसंट्रेशन में हमारा इंटरेस्ट काफी ज्यादा होना चाहिए। और किस पे डिपेंड कर रहे हैं? और एक चीज पर डिपेंड करता है, वो है लेंथ ऑफ दैट ट्यूब जो आप मेजर करने के लिए यूज कर रहे हो ना, उस पर भी डिपेंड करता है। बट अब ये काफी ऑब्वियस सी बात है कि जब आप मेजरमेंट कर रहे हो, एक ही एक्सपेरिमेंट के लिए आप सैंपल ला ला के मेजर कर रहे हो, तो बार बार ट्यूब के लेंथ को तो चेंज करोगे नहीं, वो तो एक ही डिवाइस है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब बोलने के लिए है कि ऑप्टिकल रोटेशन उस पर वेरी करती है उसके साथ, बट अगेन आप सभी एक्सपेरिमेंट्स में सेम लेंथ को यूज कर रहे हो, तो उसका कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ लिखने के लिए ठीक है, बट फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑप्टिकल रोटेशन थीटा आर लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू थीटा, सिर्फ अगर थीटा नहीं, चलो अल्फा हम लिख रहे थे, स्पेसिफिक रोटेशन के लिए मैं अल्फा लिख दे रहा हूं, अल्फा इंटू कंसंट्रेशन इंटू एल, और एल वाला फैक्टर लिखने को अभी लिखा हुआ है मैंने, बट आगे चल के मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि जब मैं रेशियो निकालूंगा तो उसे तो कटना ही है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल का यूज करूंगा, आप मेजर बुक्स भी देखेंगे तो आपको यही एग्जाम्पल यूज होता हुआ उसमें मिलेगा, क्योंकि हम इसके थ्रू बस इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं। इस बात को समझिए आप, ठीक है, इसके थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हैं, एंड दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। होता क्या है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में, कि आपके पास शुरू में शुगर है, और शुगर में आपने पानी डाला है और उसकी हाइड्रोलिसिस की है, हीट किया है, एंड यू हैव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये रिएक्शन तो आपने क्लास 10th लेवल में भी पढ़ा होगा, शायद बायो में पढ़ा हो, बट कभी ना कभी आपने देखा होगा कि शुगर की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। ये इन्वर्जन वर्ड का यूज यहाँ पर इसलिए होता है, लेट मी टेल यू, क्योंकि जो शुगर है ना, ये तुम्हारा, इसका अल्फा पॉजिटिव होता है, ग्लूकोज का अल्फा भी पॉजिटिव होता है, फ्रक्टोज का अल्फा नेगेटिव होता है, मतलब ये लीवो रोटेटरी है। कौन डेक्स्ट्रो होगा कौन लीवो होगा, हम उसके फॉर्मूले को देखकर, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को देखकर नहीं बता सकते। ये सिंपली ऐसी चीज है जो एक्सपेरिमेंटली ही पता चलती, हम नहीं बता सकते, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही एक्सपेरिमेंटल और मैथमेटिकल है, पूरा चैप्टर ही वैसा है, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। बट अगर मेरे से ये पूछा जाए कि सर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाना कैसा लगता है, मैं बोलूँगा बहुत मज़ा आता है। सभी चैप्टर्स मज़ा आते हैं, हाँ सर सभी चैप्टर मज़ा आते हैं, सभी मज़ा आता है पढ़ाने। बट अगर उसमें मुझे एक सिलेक्ट करना हो कि कौन सा है जिसको पढ़ाने में मुझे सबसे कम मज़ा आता है, तो आई विल पिक केमिकल काइनेटिक्स। ऐसा नहीं बोल रहा कि ये पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, बट बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ने में ठीक लगता है, बिकॉज चीज़ें कुछ अच्छी हैं इसमें, बट पढ़ाते वक्त ये चैप्टर ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स ज़्यादा हो रही है और केमिस्ट्री थोड़ी कम नज़र आती है इसमें। बट हाँ, इसका जो कोलिजन थ्योरी है, दैट पोर्शन आई लव द मोस्ट। सिर्फ उसको अगर मैं बोलूँ तो मुझे सबसे अच्छी कोई थ्योरी अगर लगती है तो दैट इज़ कोलिजन थ्योरी, वन ऑफ द बेस्ट थ्योरीज दैट आई फील। वो बहुत ही अच्छी थ्योरी है, ठीक है। उसके पीछे जो लॉजिक है, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, वो तो खैर बहुत ही लाजवाब है, वो अलग ही लेवल पे है वो थ्योरी। अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव, अल्फा नेगेटिव। अब होता क्या है कि ये कुछ अल्फा वैल्यू, मतलब ये शुरू में डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, फिर अब ये क्या होगा, हाँ, तो इसका जो लीवो रोटेशन है वो डोमिनेट करता है, कुछ लगभग 90 डिग्री के आसपास रहता है ये -50 डिग्री क्या, ये +50 डिग्री के आसपास रहता है, 52 पॉइंट समथिंग। तो नेट ये लीवो हो जाता है। तो इन्वर्जन इसीलिए बोला जा रहा है कि डेक्स्ट्रो से ये लीवो में कन्वर्ट हो जा रहा होता है सैंपल, तो इसलिए इन्वर्जन वर्ड यूज कर रहे हैं। अब देखो, इसमें अलग अलग केसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो सबसे आसान है, जब मेरे को ऐसा दे दिया हो कि ऑप्टिकल रोटेशन दी हुई हो और बता दिया हो
कि ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू शुगर ओनली या ड्यू टू सुक्रोज, सुक्रोज लिख देता हूं ज्यादा स्पेसिफिक होगा, ड्यू टू सुक्रोज, सुक्रोज की वजह से क्या ऑप्टिकल रोटेशन है, वही अगर दे दिया है तब तो फिर कहानी खत्म हो गई, क्योंकि फिर आप बोलोगे A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शुरू वाला ऑप्टिकल रोटेशन, A माइनस एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो टाइम t के बाद दिया हुआ है, बिकॉज आपको इसकी ऑप्टिकल रोटेशन दी नहीं हुई है, आपको बस सीधे सीधे ऐसा बता दिया गया है कि देखो शुगर की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन इतना है, तब तो चीजें बहुत ईजी है। दिक्कत कब होगी? हाँ, दिक्कत तब हो सकती है जब हमें पूरे सैंपल का ऑप्टिकल रोटेशन दिया हो। वो वैसे अब आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी अगर आप थोड़े भी स्मार्ट हैं, तो जैसे हमने पीछे किया हुआ है वैसा ही करना है, ठीक है, कुछ खास नया नहीं है इसमें, जैसा पीछे किया हुआ है वैसा ही करना है। तो चलो एक लेते हैं जहां पर मैं सिर्फ एक केस लेके आपको समझा रहा हूं, जब ऑप्टिकल रोटेशन दिया है सैंपल का, हाँ ये मान सकते हो आप कि शुरुआत में सिर्फ सुक्रोज है, तो जो टाइम 0 पर रोटेशन दिया होगा वो ओनली बिकॉज ऑफ सुक्रोज होगा, लेकिन आफ्टर टाइम t तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो तीनों की वजह से कुछ कुछ ऑप्टिकल रोटेशन क्रिएट हुआ होगा और नेट ऑप्टिकल रोटेशन आपको दिया हुआ है। तो चलो उसमें देखते हैं कि a अपॉन a माइनस एक्स जो हमारा टारगेट है वो हम कैसे निकालेंगे। सो सेम रिएक्शन, दिस इज सुक्रोज gives glucose plus fructose and data given is time and this is rotation, सिर्फ दिया हुआ है ऑप्टिकल रोटेशन, किसकी वजह से हो रहा है वो सब नहीं बताया गया, 0 t और इंफिनिटी। सो दिस इज r नॉट या थीटा नॉट बोल लो आप, ठीक है, चलो मैं थीटा नॉट ही लिख दे रहा हूं, दिस इज थीटा नॉट, दिस इज थीटा t एंड दिस इज थीटा इंफिनिटी, ये बस दिया हुआ है। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इट्स क्वाइट सिंपल, अगर आप देखें पहले आप खुद ही से ट्राई करें एंड देन देखते हैं फिर क्या करना है। चलो देखिए, तो t इज इक्वल टू 0 पर वही a, ये 0 ये 0, a माइनस एक्स, ये x ये x, देन 0, देन ये a ये। अब एक बात क्लियर है कि ये जो कंसंट्रेशन है वो थीटा नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट, दिस इज ट्रू, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर मैं इसकी भी कुछ रोटेशन होगी, इसकी भी कुछ रोटेशन, उसकी भी कुछ रोटेशन, तीनों को कुछ सेपरेटली किसी चीज से मैं शो कर दूंगा। और ये जो थीटा टी है, ये जो थीटा टी है, इसे मैं क्या बोलूंगा, या फिर चलो इससे पहले आप ये देख लो थीटा इन्फिनिटी, इसे मैं क्या बोलूंगा, तो थीटा इन्फिनिटी को मैं बोलूंगा कि यार थीटा इन्फिनिटी जो है वो एक्चुअली में किसके इक्वल है, वो एक्चुअली में किसके इक्वल है, चलो मैं प्रोपोर्शनैलिटी से बेहतर ना इक्वालिटी यूज करता हूं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो थीटा नॉट इज द ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू सुक्रोज ओनली, so this is a into specific rotation of सुक्रोज, s से शो कर रहा हूं, ठीक है, अल्फा s, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज यही होगा, और l भी होगा, l को मैं यूनिट लेंथ का मान के कैंसिल कर रहा हूं। देन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में देखो सुक्रोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज की वजह से होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, a इंटू अल्फा ऑफ ग्लूकोज प्लस a इंटू अल्फा ऑफ फ्रक्टोज, बहुत सिंपल, ये मैंने लिखा, थीटा इंफिनिटी हुआ। थीटा t के लिए भी मैं ऐसा ही लिखूंगा, सो थीटा t विल बी रिटन एज, अब यहां पर तीनों चीजें, तो a माइनस एक्स इंटू अल्फा ऑफ सुक्रोज प्लस
x इंटू अल्फा ऑफ ग्लूकोज प्लस x इंटू अल्फा ऑफ फ्रक्टोज, ये तीन चीजें हुई, ठीक है, ये तीन चीजें हुई। सो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए देखो a अपॉन a माइनस एक्स, और वो आप सिंपली फिर वही मैथमेटिकल टैक्टिक्स का यूज करके निकाल सकते हो। देखो आप अगर r इंफिनिटी माइनस आर नॉट, यानी कि क्या बुक्स में इसको r से भी शो करता है, ठीक है, तो अगर आप थीटा इंफिनिटी माइनस थीटा नॉट करते हो, देखो क्या हो रहा है, सेकेंड माइनस वन करो, सेकेंड माइनस वन, तो आपको जो चीज मिल रही है वो है सिंपली a, यही मिल रहा है, दिस माइनस दिस, यू विल गेट a कॉमन, फिर इधर आ रहा है अल्फा g प्लस अल्फा f माइनस अल्फा s, ये आ रहा है, ठीक है, ये आया मेरा 2 माइनस वन। उसके बाद आप एक काम करो, 2 माइनस थ्री करो, तो 2 माइनस थ्री करने पर क्या आ रहा है, सो दिस माइनस दिस, तो आपको यहां पर यही मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, a माइनस एक्स इंटू द सेम थिंग अल्फा g प्लस अल्फा f माइनस अल्फा s, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, यू विल गेट दिस पोर्शन कैंसल्ड एंड a अपॉन a माइनस एक्स। तो व्हाट वी कैन से इज दैट k is actually equal to 1 by t, k is actually equal to 1 by t ln theta infinity minus theta naught upon theta infinity minus theta t, कुछ इस तरह से। तो ये आपको चीज मिलेगी, एंड यूजिंग दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो इस ये भी खैर एक क्वेश्चन ही था, बट चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ आए कि अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह का आएगा। तो ठीक क्वेश्चन है ये, देखो, और ये रिलेशन आप को हो सकता है एग्जाम में कुछ अलग तरीके का रिएक्शन आपको मिल जाए, जहां पर कोई दो सब्सटेंस ही हो, तो फिर आपको उस हिसाब से डिराइव करना होगा। तो मैंने एक स्टैंडर्ड लेके आपको डिराइव करके बता दिया है, प्रोसीजर समझा दिया है, अब आपको ये डिराइव करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन भी मैं इसी पर ले रहा हूँ, ठीक है, चलो क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन सेज हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर वाज स्टडीड, केन शुगर वाज स्टडीड using an optical polarimeter, and the following readings were taken. The readings are like time, and this is optical rotation and time. So time 0, then 84 minutes and infinity, 50, 20, minus 10, ये डिग्रीज में दिया हुआ है, ऑप्टिकल रोटेशन इन डिग्रीज 50, 20 and minus 10, these are the optical rotations given, 50, 20, minus 10। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, k की वैल्यू नहीं निकालने बोल रहा है, ये कह रहा है when will the mixture be optically inactive। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज when will the mixture be optically inactive, मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा आ जाए, कर लेना, नहीं तो कैलकुलेटर से कर लेना, फिर हम आंसर मिलाएंगे। तो देखो क्या आइडिया है इसके पीछे। पहली चीज ये है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, मतलब रिएक्शन तो यही वाला है जो हमने एग्जाम्पल में डिस्कस कर लिया, रिएक्शन वही वाला है, और साथ ही साथ आपके पास ये रिएक्शन, ये जो रिलेशन है ये ऑलरेडी डिराइव्ड है। तो क्या सर
हमेशा इसी को यूज कर लेंगे? अब देखो, अब वो क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करके कुछ दे देंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले को, और अब आपको प्रोसेस पता है तो कोई डरने व घबराने वाली बात है नहीं, वो आप कर लेंगे। इसीलिए प्रोसेस के साथ पढ़ा जाता है। तो फिलहाल तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर ले रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मैंने डिराइव कर लिया है और अब मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा। लेकिन एक चीज समझो कि व्हेन विल बी द मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहले जो K है वो तो आप निकाल लोगे, K तो बहुत इजीली आप निकाल लोगे, है ना, यूजिंग द सेम फॉर्मूला, द थिंग्स आर गिवन, दस तीनों चीजें दी हुई है, K मान लो मैंने निकाल लिया इसी का यूज करते हुए। अब जब ये बोला जा रहा है कि मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होगा, तो मेरे को क्या मानना पड़ेगा कि देखो, शुरुआत में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो नहीं सकता, इन्फिनिटी पर तो हो नहीं सकता, और इवन 84 मिनट्स में भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, कुछ तो ऑप्टिकल रोटेशन है। लेकिन आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि ये 50 से 20 गया है और 20 से फिर ये आगे चलते 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 -10 गया है, तो हो सकता है बीच में कहीं जीरो हुआ हो, बीच में सैंपल जीरो हुआ हो। सर कैसे हो सकता है सर, जीरो, तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। अरे अब तीनों का कंसंट्रेशन कुछ कुछ हुआ होगा, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आया होगा कहीं जहां पे नेट रोटेशन जीरो आ रही होगी, उसी पॉइंट को आपको निकालना है। तो एक चीज मुझे समझ आ रही है कि जो मेरा आंसर आएगा वो कहीं 84 से ज्यादा आएगा। अब मैं इन्फिनिटी को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, रिएक्शन की इन्फिनिटी क्या है, बट ये बता सकता हूँ हर 84 से ज्यादा आएगा वैल्यू, 84 से ज्यादा आएगा वैल्यू। ठीक है, तो क्या करना होगा सर? कुछ नहीं, पहले आप K निकालो इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए, फिर ये जो थीटा T है, इस थीटा T को जीरो मान लेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन जीरो होने के लिए क्या टाइम चाहिए? सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अभी सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने अभी वही चीज को पढ़ा है और उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं। अगर जब आपके पास पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ होगा और एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाए और आप उसको बढ़िया से बना के फिनिश कर रहे हो, तो देन यू डिजर्व अ क्रेडिट कि हाँ यार अच्छा कुछ किया है हमने। तो अभी समझ आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड K, तो फर्स्ट फाइंड K, और K निकालने के बाद अब K कैसे निकालना है, सेम वही पीछे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, थीटा T की वैल्यू जो यहाँ पर दी हुई है सीधे उठाओगे और पुट करोगे तो K की कुछ वैल्यू आ रही है। तो K की वैल्यू आप अपने कैलकुलेटेड आंसर से चेक कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। दिस इज 10⁻⁻3, ये है K, ठीक है, दिस इज K। एंड देन अब आपको चाहिए तो लेट आफ्टर टाइम t solution is optically inactive. So the same formula, but theta t will be 0 after time t. तो बस आप K पता है आपको 1/t। अब log base 10 को आप चाहें तो कैलकुलेशन के लिए आप अपना कन्वर्ट कर सकते हो, ऑल्दो जो log की वैल्यू रिक्वायर्ड है वो दी हुई रहेगी। तो यहां पर क्या लगता है, इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट, इन्फिनिटी दैट इज -10 माइनस ऑफ 50, ठीक है। तो log base 10 एंड दिस इज क्या था यार, थीटा इन्फिनिटी दैट इज -10 माइनस ऑफ दिस, लॉग के अंदर नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, वो कैंसिल होगा ऊपर नीचे, -10 -50 अपॉन नीचे आ रहा है ओनली थीटा इन्फिनिटी बिकॉज दिस वी हैव अज्यूम्ड इट एज 0। तो यहां पर आ गया -10, वही मैंने कहा नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कैंसिल होगा। तो एक्चुअली ये आ गया आपका log 6, तो ये आ गया log 6, ठीक है। तो ठीक है, log की कोई बहुत खास वैल्यू भी नहीं लगी, K की वैल्यू आपको नोन है, एंड द टाइम दैट इज कमिंग आउट टू बी इज 217.14 मिनट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ऑर्डर निकालने की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और K निकालने की एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है। इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, क्योंकि आई हैव कवर्ड ईच टाइप ऑफ केसेस।
हो सकता है आपको लगे कि यार थोड़ा लंबा हो रहा है, वही वही चीज़ हो रही है, बट करना पड़ेगा वही वही चीज़। ठीक है, करना पड़ेगा वही वही चीज़। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा लगता है, बट वो करना पड़ेगा और आपको उसको खुद से लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैथ्स करते हो ना, रटने को प्रैक्टिस का नाम दे देते हो, यही तो करते हो। मैथ्स भी रटते ही हो आप, है ना, और उसमें भी रटना ही होता है, ज्यादातर चीजें रटनी ही होती है, उसको प्रैक्टिस का नाम दे देते हो ना। यहाँ भी वही करना है, थोड़ा फैशनेबल तरीके से बोलूं तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 में वी विल बी डूइंग सम स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। आजकल काफी ट्रेंड में, और ये मेरा मानना है कि आने वाले जेई एडवांस में ये जो पोर्शन है हमारा लेक्चर 5 में जो हम पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन दिख सकते हैं आपको। बाकी जो क्वेश्चन दिखेंगे वो तो दिखते ही हैं और वो नॉर्मल है, वो हर बच्चे से बन जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के नॉर्मल क्वेश्चन आ गए, जिस तरह से क्वेश्चन अभी आ रहे हैं आसान क्वेश्चन। हाँ, 21 के पेपर में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, जहाँ पे ये रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और स्टोइकियोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेक हुआ था। उसमें बहुत बच्चों ने गलती की होगी, आई एम श्योर, बट आपने अगर लेक्चर्स को मेरे अच्छे से किया है तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलो अगले लेक्चर में पहले वो बनवाते हैं, और उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट लेक्चर 5, सम स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।